अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके पास इस तरह से पी करके लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम परम्यूटेशन। ठीक है, इस तरह से जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम परम्यूटेशन। और अगर इसकी जगह पे अगर इस तरह से आपके पास सी लिखा हुआ हो, ठीक है, सी लिखा हुआ इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले परम्यूटेशन का आपको बता देता हूँ। परम्यूटेशन आपके पास कहलाता है अरेंजमेंट का ऑर्डर, इसमें आपके पास इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जब चीज़ों का ऑर्डर या पोजीशन मैटर करता हो तब आप परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, और जब आपके पास चीज़ों का ऑर्डर या जैसे पोजीशन मैटर नहीं करती तब आप क्या यूज़ करते हो? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, हम बोलें कि भाई आपको क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स में से टॉप 3 स्टूडेंट्स की मतलब जिनकी पोजीशंस आई है वो निकालनी है। तो इसमें आपके पास जो ऑर्डर है वो मैटर करता है नहीं करता, करता है ना। जैसे फर्स्ट कोई और बच्चा आया होगा, फिर सेकंड कोई और आया होगा, थर्ड कोई और आया होगा। इस तरीके की एक और एग्जांपल लेते हैं, पासवर्ड। पासवर्ड अगर आप कुछ भी पासवर्ड रखते हो, फॉर एग्जांपल 1 5 8 9 ये पासवर्ड रख दिया, तो इसमें जो ऑर्डर है जैसे 1 पहले ही आना चाहिए, 5 बाद में आना चाहिए, फिर 8 बाद में आना चाहिए, उसके बाद 9 बाद में आना चाहिए। तो ये आपके पास इसका ऑर्डर मैटर करता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि भाई आप पहले 9 बाद पहले लिख दो, या 8 बाद में लिख दो, 5 बाद में लिख दो, या 1 बाद में लिख दो, आगे पीछे लिख दो। तो ऐसे नहीं कर सकते आप। इसका ऑर्डर आपके पास क्या करता है, मैटर करता है, ज़रूरी होता है। तो पासवर्ड हो या किसी की पिन हो या रैंकिंग हो या सीटिंग अरेंजमेंट हो, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी वही होता है, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपके क्लास का रोल नंबर जो भी होता है। या फॉर एग्जांपल को ए बी सी को आप कितने तरीकों से लाइन में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी को आप कितने तरीकों से लाइन में अरेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन दूं तो इसमें भी आपके पास ऑर्डर मैटर करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब इसमें आपके पास लगेगी परम्यूटेशन। जो परम्यूटेशन जो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से लिखी हुई है। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो आपको कॉम्बिनेशन समझाता हूँ। कॉम्बिनेशन में हमारे पास सिर्फ सिलेक्शन होती है और ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब सिर्फ चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी हो ना, और ऑर्डर का फर्क ना पड़े, तो तब हम कब यूज क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो ओनली सिलेक्शन पर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो हम परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, तो आप कोई से भी 3 सेलेक्ट कर सकते हो ना। आपके पास यहाँ पे भाई सिलेक्शन मैटर कर रही है, आपके पास ये ऑर्डर सेलेक्ट नहीं कर रहा है कि आप पहले फर्स्ट पोजीशन वाले को सेलेक्ट करो, फिर सेकंड पोजीशन वाले को सेलेक्ट करो, थर्ड पोजीशन वाले को सेलेक्ट करो, ये मैटर नहीं कर रहा। आपको कोई से भी 3 सेलेक्ट करने हैं, बस कर लिया आपने। आपको फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी टीम बनानी है, तो आप टीम नॉर्मल बना सकते हो ना देख के। इसमें भी आपके पास क्या, सिर्फ सिलेक्शन का मैटर करना होती है, लेकिन आपके पास इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। आइसक्रीम के फ्लेवर्स चूज करना है आपको, तो इसमें सिर्फ आपको सिलेक्शन करना होती है। ठीक है, जिसमें ओनली सिलेक्शन करनी हो ना आपको, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन, याद रखना। अब जैसे कि भाई ए बी सी या सी बी ए दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम ही टीम है, तो इसलिए इसमें हमारे पास क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा ना। और अगर आपके पास वो होता, फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन होता, तो उसमें ए बी सी और सी बी ए ये सेम नहीं होता। किसमें, परम्यूटेशन में, पी की बात कर रहा हूँ। पी में हमारे पास ये सेम नहीं होता। क्यों सेम नहीं होता? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आप अपना पासवर्ड रख रहे हो ए बी सी, अब वो पासवर्ड आप अगर सी बी ए डाल दो तो सेम थोड़ी होगा। लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ ना, तो कॉम्बिनेशन में ये चीज़ सेम होगी, क्योंकि उसमें हमारे लिए सिर्फ सिलेक्शन मैटर कर रही है। सिलेक्शन मैटर करती है, ऑर्डर उसमें मैटर नहीं करता। तो बस ए बी सी आप लिख दो या सी बी ए लिख दो, एक ही बात होती है। हमने मैथ में इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं, आप समझे। तो अगर मैं आपको एक वन लाइन रूल बताऊं, तो वन लाइन रूल आपके पास ये कहलाता है कि आप ऐसा लिख सकते हो कि आपके पास ऑर्डर मैटर, जब ऑर्डर मैटर करता है तो आप लगाते हो परम्यूटेशन, पी ई आर एम लिख दे रहा हूँ, बस उसके आगे आप समझ जाना परम्यूटेशन है। और ऑर्डर नॉट मैटर, जब आपके पास ऑर्डर मैटर ना करे, तो आपके पास लगता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो सी ओ एम लिख रहा हूँ, मतलब ओनली सी, इस तरह से लिखा होगा लेकिन उसमें सी लिखा हुआ होगा। समझ गए? और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कॉम्बिनेशन वाले को, कि सिर्फ सिलेक्शन मैटर करे, तो आप यहाँ पे सिर्फ ओनली सिलेक्शन लिख लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, जो भी अपना बनाना चाहो। ये रात याद रखने की आपको मैंने सिर्फ ट्रिक्स बताई हैं।
और इसमें आपके पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट, तो आप इसके आगे इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो, तो जिस तरह से आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, तो बस मैंने आपको इसका बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो भाई परम्यूटेशन निकालना है मुझे, ठीक है। तो परम्यूटेशन को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला होता है। इस पी को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पी को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है एन पी आर, ऐसे लिखा हुआ है ये। इसका फॉर्मूला आपके पास बना एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है आपके पास किसका, इसका एन पी आर का। ठीक है, पी वाले में। तो बस इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर दो। किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो एन की जगह पे आपके पास क्या लिखा हुआ है 20, तो आप यहाँ पे अगर फार्मूला मेंशन कर, फार्मूला तो मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप फार्मूला अपनी कॉपी में मेंशन कर देना। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो एन की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 20, फिर आ गया फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या आ गया एन माइनस, ये एन होता है ये आर होता है, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस आर, तो 20 - 3 का फैक्टोरियल। इसको आपको सॉल्व करना आता है, मैंने आपको सिखा दिया। आप चाहो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखो और आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आएगा, अच्छा ये 20 है और 20 के नीचे क्या लिखा हुआ है 20 डिवाइडेड बाय 17, और दोनों के ऊपर यहाँ पे फैक्टोरियल और यहाँ पे फैक्टोरियल। आप कैलकुलेटर में लिखो, ठीक है। तो कैलकुलेटर में आपको फैक्टोरियल मैंने बताया था किस तरह से आता है। आप शिफ्ट दबाओ और शिफ्ट के बाद आपके पास इस तरीके का लिखा होगा ना, इनवर्स वाला, ये लिखा हुआ होगा और ये लॉक के बटन के बिल्कुल बराबर में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो और जो आपके पास मोड लिखा हुआ था ना यहाँ पे, मोड, तो उसके बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे लिखा हुआ होगा ये। आप शिफ्ट दबाओ और ये वाला बटन प्रेस कर दो, आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दो बस डायरेक्ट 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 6840। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा आपके पास। देखो ये होता है एन, ये होता है आर, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है आपके पास 16, तो हम यहाँ पे लिखोगे 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 16 - 4 और फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ये 16 फैक्टोरियल हो गया और ये 16 - 4 आपके पास हो गया 12 फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेटर में लिख दो, और आपको मैंने बाकी 6.1 में इसको ओपन करके सॉल्व करना सिखाया, आपको वहां से भी आता है ओपन करके सॉल्व करना, ठीक है भाई। तो इसका ही आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास 3 में 12 P5, तो ये आपके पास फॉर्मूला वही लग जाएगा। चलो इसमें हम फॉर्मूला लिख देते हैं एक दफ़ा, अगर आप लिखना चाहते हो तो। इसका फॉर्मूला होता है NPR = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला पुट करूँगा, तो क्या आएगा मेरे पास 12 फैक्टोरियल आएगा डिवाइडेड बाय 12 - 5 फैक्टोरियल। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेटर में लिख दो, आपको पता है आप क्या करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 95040। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, अच्छा अभी इस तरह से लिखा हुआ होगा ना इसमें आपके पास, तो इसका मतलब होता है आपके पास न्यूमरेटर में आएगा 8 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आपके पास जितने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए होंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और फैक्टोरियल फैक्टोरियल लगा दोगे, ठीक है। ये इस तरह से ओपन होता है, समझ गए। तो इसका आपके पास आ गया आंसर 3360। इसको आप कैलकुलेटर में इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, और उसके फिर न्यूमरेटर में लिखो 8 फैक्टोरियल और यहाँ पे लिखो 2 फैक्टोरियल। वरना आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, आप कैलकुलेटर में एक साथ लिख दो, यहाँ पे लगा दो ये, यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट और यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, और इसको सॉल्व कर दो नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, समझ गए। 3360। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह से ओपन हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस इसका आंसर आपको कैलकुलेटर से निकालना आता है 1260, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या आपको मालूम करना है, एन की वैल्यू मालूम करनी है, और आपको मैं फॉर्मूला सिखा चुका हूँ किस तरह से हम करते हैं। तो करते हैं, चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सही से रीड कर लो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू मालूम करनी है, और एन कहाँ है, ये रहा आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो NP2 = 30। तो क्वेश्चन नंबर 2 पवन है हमारे पास, क्या है, NP2
इज इक्वल्स टू क्या है 30। ठीक है भाई, क्या है इसका फॉर्मूला आपके पास क्या था, मैंने आपको लिखवाया था एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो करते हैं, चलो नेक्स्ट लाइन में करते हैं, कोई बात नहीं। तो एन की जगह पे तो एन ही आएगा। ठीक है, इसके बराबर लाया हूँ मैं, तो यहाँ पे सॉल्व करूंगा, एन फैक्टोरियल की जगह एन फैक्टोरियल ही आ गया। अब क्या करूंगा मैं, एन माइनस आर, तो एन माइनस टू हो जाएगा, ये एन माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, इस पूरे की जगह पे आएगा। चलो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, आप देखो, टू इज इक्वल्स टू थ्री लिखो या थ्री इज इक्वल्स टू टू लिखो, एक ही बात है। तो मैं अगर इसको स्टार्ट पर लिख दूँ, ये भी एक ही बात है, और या तो इसको स्टार्ट पर लिया हूँ, इसको स्टार्ट पर लिख दूँ, तो भी एक ही बात है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइड चेंज कर रहा हूँ, साइड चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है भाई, साइड चेंज करके लिख रहा हूँ। तो एन पी आर की वैल्यू क्या थी, टू थी बाय क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में दी गई थी, और एन पी टू का आंसर क्या है, 30 है, तो एन पी टू का आंसर 30 है, तो मैं 30 लिख दूंगा। ठीक है भाई, और इसको और सॉल्व कर देंगे, इसको और सॉल्व कर देंगे। तो देखो भाई, ये ओपन कैसे होगा, आपको मैंने बताया था कैसे ओपन होता है, ये आप दोबारा से रिवाइज कर लो अगर आप भूल गए हो तो। एन माइनस वन, इसको फैक्टोरियल, तो नहीं, हमें और ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा, माइनस होता है अपने आगे वाले में। एक और, जैसे ये देखो, अगर सिक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये कैसे ओपन होगा, सिक्स, फिर सिक्स में माइनस वन होगा तो फाइव आ जाएगा, फाइव में माइनस वन होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ये दरअसल ऐसे हो रहा है, सिक्स, और उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर फाइव, ओ सॉरी, सिक्स माइनस वन हुआ, फिर हुआ सिक्स माइनस टू हुआ, फिर हुआ सिक्स माइनस थ्री हुआ। देख लो, ये नहीं बन रहा, सिक्स, सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस टू, सिक्स माइनस थ्री का आंसर क्या आएगा आपके पास, थ्री आएगा। इस तरह से ही बन रहा। तो जब आप एन के लिए सॉल्व करोगे, तो एन के लिए भी ऐसे ही ओपन करोगे। समझ गए, और ये सब बताते हैं, मैं आपको 6.1 में बता चुका हूँ, आप वहाँ से रिवीजन करके आ सकते हो। बस कि मैं यहीं तक ओपन करूंगा, कि यहीं तक क्यों ओपन करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरे पास सेम यही लिखा हुआ है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि मेरे पास फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, और मेरे पास डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। और इस पूरे की जगह पे मैं डाल दूंगा 30, क्योंकि मेरे पास सवाल में गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन में, तो मैंने लिख दिया 30। अब क्या होगा मेरे पास, देखो भाई, एन, चलो बराबर में कर लेते हैं यहाँ पे, लाइन ड्रॉ करके एक। ठीक है भाई, अब क्या था, एन बचा, और यहाँ पे बचा एन माइनस वन बचा ओनली, और इज इक्वल्स टू 30। अब एन को इससे मल्टीप्लाई, एन को इससे मल्टीप्लाई, तो कैसे करते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय एन, एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल्स टू 30। 30 वहाँ पे प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस 30 इज इक्वल्स टू जीरो। अब आपको पता है हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, या तो आप यहाँ पे लगा दो क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू निकाल लो ना, एक्स की तो नहीं निकाल लेना। तो इस फार्मूले को एन के फॉर्मेट में लिखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू है माइनस वन। आपने सब क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखा हुआ है, अगर नहीं सीखा हुआ तो आप जाओ मेरी क्लास 9 की प्लेलिस्ट देखो, उसमें चैप्टर नंबर 8, 8.2 में मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना सिखाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। सी की वैल्यू है माइनस 30, तो इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करो, आपके पास एन के दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब बाकी मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूँ, जो आपको करा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से कर लिया करो, इजी होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो इससे कर लिया करो, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, लेकिन इजी तो ये होता है कि फैक्टराइजेशन में अगर आती है तो इजी बनेगा आपके लिए फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब क्या होता है, देखो भाई, अब देखते हैं फैक्टराइजेशन में सबसे पहले कॉमन फार्मूला है मिलिटम ब्रेक, तो ना कॉमन निकल रहा है यहाँ से, ना फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे लग रही है मिलिटम ब्रेक, तो मिलिटम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वाला इसका कोफिशिएंट है वन, कुछ नहीं लिखा हुआ तो वन है ना, तो वन मल्टीप्लाई बाय 30, तो वन मल्टीप्लाई बाय 30, तो 30 का और लास्ट वाले नंबर देखते हैं ना उसके बाद, तो उसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम आ गया मेरे पास 30, और 30 का एलसीएम लो। ठीक है, ये मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब क्या होता है, मिडिल वाली टर्म को दो हिस्सों में तोड़ना है, मिडिल वाली टर्म को ब्रेक कर देना। तो इसको आप दो हिस्सों में तोड़ो, आप दो हिस्सों में कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले आप आ जाओ, इसको टू के टेबल से करो, टू, 15, 15 कितने टाइम्स आता है, थ्री, फिर थ्री फाइव ज़ा फाइव, वन, इसको दो हिस्सों में तोड़ना था, ये तो तीन नंबर बन गए, एक दो तीन। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ कर देंगे, देखेंगे पेयर बन रहा है नहीं बन रहा। सिक्स और फाइव, सिक्स एंड फाइव, ये दो नंबर मुझे मिले।
मिडिल वाले हमारा जो अल्फ़ाबेट है या वेल टर्म समझ लो, उसकी साइन क्या है? माइनस। तो इसका मतलब इन दोनों में जो भी बड़ा बिग अल्फ़ाबेट होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? नंबर होता है, उसके साथ हम वही साइन लगाते हैं जो यहाँ पे हमारे पास मिडिल वाले नंबर की लगी हुई होती है। तो इसकी साइन लगी हुई है हमारे पास माइनस, तो यहाँ पे मैं बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दूंगा बड़े नंबर के साथ। और छोटे नंबर के साथ ऐसी साइन लगाओ कि ये प्लस और माइनस होकर क्या बनाए? यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस साइन लिखा है ना, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है? वन है ना, तो यहाँ पे मेरे पास वन लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस होकर क्या बने? वन। अगर आपने फैक्टराइजेशन सीखी होनी है तो फैक्टराइजेशन सीखो, इससे ईजी हो जाता है सॉल्व। बन गया माइनस वन। तो माइनस वन ही तो बन रहा है, माइनस वन में तोड़ना था तो आपको मिल गए। एन स्क्वायर को आपने तोड़ा, माइनस सिक्स एन प्लस फाइव एन। अब देखो, ये मल्टीप्लाई होके सेम यही बनना चाहिए, सिक्स फाइव और थर्टी। और प्लस और माइनस होके क्या बनना चाहिए? ये मिडिल वाला नंबर बनना चाहिए। ये मिडिल वाला नंबर बन रहा है माइनस एन और मल्टीप्लाई होके थर्टी। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक किया आपने, माइनस थर्टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। अब क्या करते हैं, जब आपके पास एक दो तीन चार टर्म्स आ जाती हैं तो आप चार टर्म्स में दो दो का कॉमन निकालते हो। तो शुरू की दो टर्म्स में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है? एन। एन ही कॉमन आ रहा है, एन माइनस सिक्स बच गया। सेकंड वाली टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? फाइव आ रहा है, प्लस का फाइव कॉमन आ रहा है, तो प्लस का फाइव का टेबल कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे एन बचा, माइनस एन के टेबल में थर्टी कितने टाइम्स आता है? वो सॉरी, फाइव के टेबल में थर्टी कितने टाइम्स आता है? सिक्स टाइम्स। ठीक है। अब आपके पास दो टर्म्स बन गई हैं। दो टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म पूरी की पूरी है। तो मतलब पूरी की पूरी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई। तो पहले की पहली टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, एन माइनस सिक्स। तो एन माइनस सिक्स मैं क्या करूंगा? कॉमन निकाल लूंगा। एन माइनस सिक्स मैंने कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट टर्म में मेरे पास अगर एन माइनस सिक्स बाहर आ गया तो क्या बच गया? ओनली एन बच गया। तो मैंने एन लिख दिया। सेकंड वाली टर्म में अगर पूरा का पूरा एन माइनस सिक्स बाहर आ गया तो क्या बच गया मेरे पास? ओनली फाइव बच गया। तो मैंने प्लस का फाइव लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो इस n माइनस सिक्स को पूरे के पूरे n के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर फाइव के साथ मल्टीप्लाई और चेक कर लो आपके पास सेम आंसर आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कैसे होती है? बहुत इजी काम है। n माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर इसको बराबर लो किसके? अच्छा चलो ये लाइन छोड़ो, ऐसे लिख दो, n प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। दोनों को जीरो के बराबर ले लिया, इसको जीरो के बराबर, इसको जीरो के बराबर। इसको कंपेयर करना कहते हैं। कंपेयर कर दिया। n यहाँ पे माइनस सिक्स है तो दूसरी साइड पे चला जाएगा तो प्लस सिक्स बन जाएगा। जीरो के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस या माइनस होती है, आंसर वही आता है। तो यहाँ पे माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो गया तो प्लस सिक्स। प्लस सिक्स एन का पहला आंसर हो गया। यहाँ पे प्लस फाइव है तो दूसरी साइड पे चला जाएगा, जीरो के साथ माइनस हो जाएगा तो एन माइनस वो माइनस फाइव। और जीरो का आंसर हो जाएगा माइनस फाइव। यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाके हो गया माइनस। एन इज इक्वल्स टू माइनस फाइव। ठीक है भाई। एन के दो आंसर आ गए और एन के हमारे पास ये दो आंसर हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया बस। ठीक है भाई। और लेकिन एक और बात आपको बता दूं मैं ज़रा, एन की वैल्यू हमेशा आपके पास पॉजिटिव नंबर में होगी। कभी सुना है आपके पास एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी सुनी है आपने कि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में? नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा काउंटिंग में हम ऐसे गिनते हैं ना, या तो हमारे पास टर्म्स एक है, या तो टर्म दो है, या तो टर्म थ्री है, या तो टर्म फोर है, या तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ प्लस में ही आएंगे ना। मैं टर्म्स के नंबर कह रहा हूँ। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। तो पॉजिटिव वाला हम कंसिडर करेंगे और नेगेटिव वाला क्या करेंगे? नेगेटिव वाला हटा देंगे। तो आप ये वाला एक्सेप्ट करोगे आंसर जो फाइनल लिखोगे, और ये वाला आंसर को आप हटा दोगे। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा है नेशनल नंबर से। डज नॉट बिलोंग्स टू नेशनल नंबर। ये नेशनल नंबर नहीं है। और एन हमारे पास हमेशा नेचुरल नंबर आता है। और नेचुरल नंबर आपका शुरू कहाँ से होता है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। समझ गए? ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। एन की वैल्यू सिक्स आ गई। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या आपके पास? ये रहा। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है एन पी थ्री। यहाँ से भी आपको एन की वैल्यू निकालनी है। सेम इसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो चलो करते हैं। ठीक है। इसका टू। तो टू क्या था आपके पास? एन पी थ्री इज इक्वल्स टू सिक्सटी। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि आप अगर पहला वाला समझ गए तो आपको ये आना चाहिए। सबसे पहले किस टाइप क्या आता है? मैं फॉर्मूला लिखूंगा, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो आर एन की वैल्यू तो एन ही है, आर की वैल्यू थ्री है, तो एन की जगह पे एन डालूंगा, आर की जगह पे थ्री डालूंगा।
3 आ गया, n की जगह पे n ही रहा, r की जगह पे आ गया मेरे पास 3, n माइनस r की जगह पे 3 आ गया, ठीक है। और इसका फैक्टोरियल, इसको मैं और ओपन करूंगा। और ओपन कैसे करूंगा, सबसे पहले इसकी जगह पे तो आ गया 60, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मेरे पास, ये वैल्यू गिवन है। 60 लिख दिया, इज इक्वल्स टू n की जगह पे तो n फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करूंगा, n-1, n-2, n-3 यहाँ तक ओपन करूंगा, ठीक है। और फैक्टोरियल यहाँ तक ओपन किया। और क्यों ओपन किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास लिखा हुआ था n-3 तक गया हुआ था, n-3 से n-3 कैंसिल, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 60 और यहाँ पे बच गया n इंटू n-1, n-2 यहाँ तक। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास बन गया 60 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n, फिर क्या होगा, बराबर वाला बच गया मेरे पास। अभी इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना। तो चलो भाई करते हैं, यहीं पे बराबर में कर देता हूँ। पहले तो 60 ऐसे ही आ गया, यहाँ पे आ गया n मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर एन क्यूब, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस का n, वो माइनस का 2, तो माइनस का 2n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस का n स्क्वायर, माइनस की साइन भी थी, ठीक है, ये रही, इसके साथ हुआ है माइनस का n माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2n, ठीक है भाई, हो गया। अब क्या होगा, 60 की जगह पे 60 ऐसे ही रहा, एन स्क्वायर, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और बड़े नंबर की साइन आएगी, बड़े नंबर की साइन हो गई माइनस, 3n स्क्वायर प्लस 2n, यहाँ पे प्लस का 60 गया तो दूसरी साइड पे गया तो ये बन गया माइनस का 60, तो n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस का 2n, ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया, माइनस का बन गया, तो माइनस का 60 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो बच गया जीरो, मैंने जीरो लिख दिया। अब दोबारा से आ जाओ, अब इस पे कॉमन फार्मूला मिल्टन ब्रेक, तो किस मेथड से आप कर सकते हो इसको सॉल्व, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो अब मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँगा, आप खुद बताओगे। सबसे पहले देखो आपके पास कॉमन आ रहा है इसमें से, तो बिल्कुल जी भाई मेरे पास कॉमन तो आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन में देखूंगा, तो आप वो बेसिकली वाले स्टेप भी छोड़ो, वो जो मैं भी बोल रहा था कि कॉमन फार्मूला, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगी, इस पे फैक्टराइजेशन, अगर मैं इसे फैक्टराइजेशन लगाऊं तो ये स्टेप बन जाएगा लेंदी। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, कि हम क्या करते थे, याद करो, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, याद है, 4.8, एक्सरसाइज 4.8 फैक्टर थ्योरम पढ़ा। तो फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते थे, हम पहले एक ऐसी वैल्यू ढूंढते थे एन की जगह पे, मतलब वहाँ एक्स होता था, तो एक्स की जगह पे हम एक ऐसी वैल्यू सजेस्ट करते थे जिस पूरे, अगर मैं उस पूरे को पुट करूं, मतलब उस वैल्यू को पुट करूं और वो पूरा का पूरा बन जाए जीरो, तो वो मेरा बनता था पहला फैक्टर। याद आया मेरे पास, याद आया आप लोगों को। तो अब आप सोचो इस एन की जगह पे एक ऐसा क्या पुट करो कि आपके पास आंसर आ जाए, पूरा का पूरा इसका आंसर आ जाए जीरो, ठीक है, तो वो बनेगा हमारा पहला फैक्टर। अब कैसे सजेस्ट करो भैया, पहले वन पुट करो, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में पहले इस एन की जगह पे वन पुट करो, फिर इस एन की जगह पे क्या पुट करो, टू पुट करो, फिर थ्री पुट करो, फिर फोर पुट करो, फिर फाइव पुट करो, इसी तरह आप चाहो तो प्लस माइनस का कर लो, प्लस का भी, माइनस का भी, प्लस का भी, माइनस का भी, प्लस का भी, माइनस का भी, आपको फैक्टर थ्योरम याद होगा, ठीक है। तो आप इस तरह करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, जब आप आओगे फाइव पर ना, किस पर आओगे, फाइव पर, प्लस का फाइव पर, तो अगर आप इसकी जगह पे प्लस का फाइव पुट करते हो, अच्छा इसको बना देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब तो मैं फैक्टर थ्योरम लगा रहा हूँ ना इस पर। तो पुट एन की जगह पे अगर मैं फाइव पुट करूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, फाइव का क्यूब माइनस 3, फाइव का स्क्वायर प्लस 2, 5 माइनस 60 इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मैं फाइव पुट करूँ तो मेरे पास आंसर बन रहा है इसका जीरो, बन रहा है नहीं बन रहा, आप चाहो कैलकुलेटर में पुट करो और देखो, मैं भी देख रहा हूँ, 3, उसके बाद आ गया फाइव का स्क्वायर, फिर आ गया प्लस 2, 5, फिर आ गया माइनस 60, आंसर बिल्कुल जीरो आ रहा है, ठीक है भाई। तो
आपके पास ये बात कंफर्म हो गई कि आपके पास जो पहला आंसर बन रहा है इसका एन का, वो बन रहा है 5। तो याद है ना, फिर हम फैक्टर थ्योरम लगाने में सबसे पहले ये वाली वैल्यू ढूंढते थे और हमें मिल जाती थी, तो हम इसको इस तरह से लिख दिया करते थे। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके आ गया माइनस। तो ये बन गया n-5, इसका पहला फैक्टर बन गया। ठीक है। उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद हम लगाते थे इस पर वो सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है भाई। तो सिंथेटिक डिवीजन किस पे लगाते थे हम? इसको पूरा यूं करके चार्ट बनाते थे इस तरह से, अगर आपको याद हो। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे मैं 5 लिखता था। फिर इसका आएगा, इसका इसका आएगा मेरे पास 1। इसका क्या आएगा मेरे पास? -3 आएगा। इसका क्या आएगा मेरे पास? 2 आएगा। ये सब मैंने वहाँ समझाया था, आप देख सकते हो। फिर लास्ट जब कांस्टेंट की बारी आती थी तो हम इस तरह से लिख दिया करते थे -60। फिर क्या होगा? पहला नंबर ऐसे ही उतरता है। फिर यहाँ पे 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 बन रहा 5, तो ये 5 वहाँ पे जाएगा। 5 आ गया। इन दोनों को प्लस या माइनस करो तो इसका आंसर आपके पास आएगा ओनली 2। ये फिर यहाँ पे गया, 5 2 10, तो 10 यहाँ पे आया। तो प्लस का ही 10 आएगा ना, जाहिर सी बात है। तो 10 और 2 को प्लस कर दो, नॉर्मल प्लस हो रहे हैं ना ऊपर नीचे, तो प्लस कर दो, देखो 12 हो गया। 5 12 का करो तो क्या हो जाएगा? 60। 60 आ गया, ये नंबर यहाँ चले आएगा ना 60। तो 60 -60 0, ये 0 बनना चाहिए, बन गया 0। अब इसके बाद आपके पास क्या बने इसके फैक्टर्स? सबसे लास्ट वाला बन जाता है कांस्टेंट, और फिर बनता है x, फिर बनता है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हम n के फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा बन गया यहाँ पर क्या? एन स्क्वायर 2n, और यहाँ पे ओनली 12। तो इसका अगर आप बनाना चाहो तो कैसा बना ये आपके पास बनी एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2n प्लस 12, बन गया। और पहले वाला क्या बना था? पहला वाला आपके पास बना था n-5। मैंने लिखा था यहाँ कहीं? नहीं लिखा, चलो वहाँ पे इरेज कर दिया होगा। पहले आपको मिल चुका है फैक्टर ये। तो पहला फैक्टर आपको मिला है n-5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये ऐसे लगता है आपका सिंथेटिक डिवीजन इस पर। ठीक है। इस पर मैंने पूरा लगा के आपको दिखा दिया, ये बन गया। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास क्या बन गई, ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री आपके पास 2 होती है। डिग्री 2 है, इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, इस पे आप कॉमन फार्मूला मिल्टन ब्रेक भी कर सकते हो। तो आपको एक बात मैं पहले से ही बता दूं, याद है हमने जो भी क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। एक का आंसर मेरे पास 5 आ रहा था, -5, और एक का आंसर आ रहा था 6। तो मैंने प्लस वाला कंसिडर किया था, माइनस वाला नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? वो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, और हमारे पास एन की वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, क्योंकि वो एक नंबर्स होते हैं। मेरे पास नंबर्स हमेशा, अगर मैं काउंटिंग करूँ, आपके पास 10 बॉल्स हैं, तो मैं ये बोलूंगा ना कि आपके पास 10 बॉल्स हैं, मतलब प्लस की 10 बॉल्स हैं। मैं आपके पास ये थोड़ी बोलूंगा आपके पास माइनस की 10 बॉल्स हैं। हम हमेशा पॉजिटिव में बोलते हैं ना, मेरे पास 10 बॉल्स हैं। या मेरे पास क्रिकेट के ये आप क्या होता है, आप ऐसा समझ लो, फुटबॉल खेल लो, ठीक है, तो मेरे पास कितनी फुटबॉल्स हैं? मेरे पास 4 फुटबॉल्स हैं। तो आप ये तो नहीं बोलते ना मेरे पास माइनस की 4 फुटबॉल्स हैं। समझे एग्जाम्पल भाई? तो इस तरह से प्लस का। तो आपके पास अगर आप इसको अगर और सॉल्व करते भी हो, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो आपके पास या तो नेगेटिव का बनेगा, या तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा होगा। तो आपको इसको सॉल्व करना बेकार ही है। करना चाहो तो कर लो इस पर। कॉमन फार्मूला मिल्टन ब्रेक नहीं लग रहा तो इस पर फैक्टराइजेशन कर दो, वो सॉरी वो कर दो, ये लगा दो डायरेक्ट, -b क्वाड्रेटिक फार्मूला, b² -4ac अपॉन 2a, ये लगाओ इस पे और आपको यहाँ से निकाल लो। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 12, और लगा दो, देख लो आंसर क्या आ रहा है। तो जो भी आंसर आ रहा होगा आपके पास, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा होगा, मतलब आयोटा आ रहा होगा, या तो आपके पास नेगेटिव में आ रहा होगा। तो आपको जो एक आंसर जब पॉजिटिव मिल चुका है, ये रहा जो मैंने अभी आपको बता दिया, तो यहीं पे हमें रोक देना है क्वेश्चन, और हमने निकाल चुके हैं आंसर। तो आप याद है ना, कंपेयर करते थे, कैसे कंपेयर करते थे? पहले n-5 इज इक्वल टू 0, फिर हम कॉमा बनाएंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो इसको तो उतारना ही बेकार है, क्योंकि हमें एक आंसर मिल चुका है। ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख दो, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। खुद ही से लिख दो, आपको पता है नहीं आएगा। करना चाहते हो तो खुद से कर लो, मैंने आपको बता दिया नहीं आएगा। ठीक है। 2n, सही है भाई, मैंने आपको बता दिया है नहीं आएगा। तो बस आपको यहाँ से मिल गया, आपने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। यहाँ माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस का है। हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि ये हमारा पहले ही बन चुका था n = 5। शुरू में नहीं बन चुका था हमारा, हमें वो वैल्यू मिल गई थी।
एन की वैल्यू जब मैं 5 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले ही आ रही होगा था। अगर मैं इसे फैक्टराइजेशन करता ना सिंथेटिक डिवीजन के अलावा, तो वो बहुत लेंदी हो जाता है और वो आपके समझ में भी नहीं आता। आप बोलते पेपर में कैसे आएगा। तो जब आपने चैप्टर क्लास 9 में फैक्टर थ्योरम पढ़ा है तो आप वो लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे आप वो। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 आपको मैं दिखा देता हूँ कि पार्ट 3 क्या लिखा हुआ है। ठीक है भाई, पार्ट 3 ये रहा आपके पास, ये रहा पार्ट 3। मैं लिख देता हूँ क्या आएगा। पार्ट 3 है आपके पास 8 P n इज इक्वल्स टू 8 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है वही। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं हम। ये पॉइंट नहीं है, याद रखना, ये मल्टीप्लाई है। डॉट को भी हम मल्टीप्लाई ही कहते हैं ना एक तरह से। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या था हमारे पास, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस का आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास फॉर्मूला था। डन, मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, एन की जगह पे मेरे पास आएगा, एन तो 8 हो गया, एन की वैल्यू हो गई 8, क्योंकि आप यहाँ से टैली कर सकते हो। एन की वैल्यू हो गई 8। आर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आर की वैल्यू इस दफ़ा है मेरे पास आर, वो सॉरी हाँ, एन की वैल्यू 8 हो गई और आर की वैल्यू है मेरे पास एन। आर की वैल्यू एन है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू डाल दो 8 और आर की वैल्यू डाल दो 8, वो सॉरी आर की वैल्यू डाल दो एन। तो एन की जगह पे डाल दिया 8, आर की वैल्यू डाल दी मैंने एन। एन की जगह पे डाल दिया मैंने 8 फैक्टोरियल और आर की जगह पे मैंने डाल दिया, अच्छा एन की जगह पे तो आ गया 8 माइनस आर की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, एन। ठीक है, फैक्टोरियल। अब क्या करें भाई, यहाँ पे तो हम अटक गए। तो कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है, इसको हम बिल्कुल अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह पे पूरा का पूरा ये आ जाएगा जो लिखा हुआ है 8.7.6। 8.7.6 का आंसर क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का आंसर होता है आपके पास 336। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे डाल दूंगा 336। 336 डाल दिया लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी जगह पे। 8 फैक्टोरियल अपनी जगह पे 8 फैक्टोरियल ऐसे ही रहा, और यहाँ पे आ गया 8 माइनस एन तो फैक्टोरियल ऐसे ही रहा। अब मैं इसको ओपन थोड़ी ना कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है वो ओपन होगा तो -1 इस तरह से लंबा लंबा बनेगा, जैसे कि भाई 8 माइनस एन फिर -1, फिर क्या होगा 8 माइनस एन -2। इसी तरह से मैं वो बता रहा हूँ, फैक्टोरियल वाला को ओपन करने वाला बता रहा हूँ। तो बेकार है ये ओपन करना, हम इसके बगैर ही वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरह से हम निकालेंगे वैल्यू इसकी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 8 माइनस एन का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 336 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस एन का फैक्टोरियल। और 8 के फैक्टोरियल का आप आंसर लिखना चाहते हो तो लिख दो। 8 फैक्टोरियल का आंसर होता है 120। तो 8 फैक्टोरियल का आंसर होता है 120, नहीं सॉरी 40320। ठीक है, मैं आपको फाइनल आंसर बता रहा था। तो यहाँ पे आपके पास बैठ गया 8 फैक्टोरियल। खैर अभी हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों आपस में। तो 336 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल के मैं नीचे जाके इसको डिवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पे 8 माइनस एन फैक्टोरियल अकेला बच गया, और यहाँ पे आ गया 8 फैक्टोरियल के नीचे आ गया 336। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 120, मैं ये बोल रहा था। ठीक है, तो 8 माइनस का एन का फैक्टोरियल तो आपके पास ऐसे ही रहा, 8 माइनस का एन का फैक्टोरियल आपके पास ऐसे ही रहा, और यहाँ पे आपके पास आ गया 120। अब क्या करें भाई, अब तो हम फंस गए, इस फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करें। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, 125 फैक्टोरियल का आंसर होता है 120। ठीक है, तो मैं 120 की जगह पे लिख रहा हूँ 5 फैक्टोरियल। तो 8 माइनस का एन का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। लिख दिया भाई, ठीक है लिख दिया बिल्कुल। अब जब दोनों साइड पे आपके पास फैक्टोरियल फैक्टोरियल लिखे हुए हुए ना, तो वो फैक्टोरियल आपके पास हो जाते हैं कैंसिल। ठीक है, तो
यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो दोनों के दोनों को मैं फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कर दूंगा कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास बन गया 8 माइनस का n इज इक्वल्स टू 5, ये बन गया। अब यहाँ से आप n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। n यहाँ पे माइनस का है तो दूसरी साइड पे ले जा दो, लेके चले जाओ, तो ये बन जाएगा प्लस का। तो एक ही लाइन में कर लेते हैं 8, ऐसे कर लो। यहाँ पे माइनस का 5 है तो यहाँ पे आगे बन गया, सॉरी यहाँ पे प्लस का 5 है तो यहाँ पे आगे बन गया माइनस का 5, और यहाँ पे माइनस का n था तो दूसरी साइड पे चले गया तो ये बन गया प्लस का n। ठीक है, जो वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं उसके साथ हमेशा प्लस आता है, तो जब भी मैंने n को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, 8 को नहीं भेजा मैंने, n को भेजा दूसरी साइड पे, तो n का आंसर मेरे पास आ गया 3। हियर n इज 3। ठीक है भाई, इस तरह से करते हैं ये वाले क्वेश्चन हम। एक और क्वेश्चन है हमारे पास 11 pn, तो अब आप 11 वाला आप खुद से कर सकते हो, चलो करवाई देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या था 11 pn। ठीक है, चलो इसका मैं सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और ये लिखा हुआ है मेरे पास 10, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है 11.10 डॉट, यहाँ पे आएगा मेरे पास 9। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, जो मेरे पास लिखा हुआ था 11 pn। ठीक है, 11 pn इज इक्वल्स टू, फिर क्या था 11 डॉट 10.9, ये डॉट का मतलब है आपके पास मल्टीप्लाई। एन की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 11 है और आर की वैल्यू मेरे पास है एन। ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ये सब मैं आपको खैर समझा चुका हूँ, वही सेम क्वेश्चन था आपके पास जो हमने ऊपर वाला किया था, तो आप यहाँ से सब मैच कर सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये 990 कहाँ से आया, ये आप 990 अगर सोच रहे हो तो 990 मेरे पास आया, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 990 आएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्टेप पे यही हुआ हुआ है, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा, आप देख लो। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ तक कर लिए हैं, अभी तक 4 तक कर लिए हैं। अब हम करेंगे 5। तो 5 में हमारे पास लिखा हुआ है n की पावर, मतलब सॉरी n की वैल्यू है मेरे पास n+2 और r की वैल्यू है 4। फिर यहाँ पे डबल डॉट लिखा हुआ है रेशो, n की वैल्यू है n+1 और r की वैल्यू है 3, और फिर 5:1। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ये भी हम कर लेते हैं। आपको रेशो को चेंज करना आता है किस तरह से करते हैं। ठीक है, रेशो में जाने का मतलब होता है हमारे पास डिवाइड। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दूं आपके पास। इसका पार्ट नंबर 5 था हमारे पास n+2, और यहाँ पे था p और 4 रेशो n+1। रेशो का मतलब आपको पता है डिवाइड। ठीक है, मैं इसको डिवाइड में, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2:3 लिखा हुआ है तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास था 3 बराबर है किसके, 5:1 के। तो बस कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ साइड पे मैं फॉर्मूला लिख दूँ। अब मैं क्योंकि सवाल में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी बन जाएगा। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, n की वैल्यू मेंशन नहीं करता, आप समझ जाना, यहाँ पे n की वैल्यू है n+2। तो चलो इसकी जगह पे मैं लगाता हूँ, n की जगह पे n+2 तो लगाते हैं, चलो ठीक है। तो n की जगह पे मैं लगाऊंगा n+2। तो ये पूरा का पूरा ओपन होगा इसमें। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं। n की जगह मैंने लिख दिया n+2, और यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल। ठीक है, ये आप टैली करो यहाँ से। अब समझ आया, n की जगह पे मैंने क्या डाला, n+2 जो ये इसकी वैल्यू थी। फिर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, n की जगह पे क्या आएगा n+2, तो डिवाइडेड बाय n की जगह पे आया n+2 माइनस माइनस लिखा हुआ है, माइनस के बाद लिखा हुआ है r की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 4, तो मैंने लगा दिया 4, और 4 के पास लगा दिया फैक्टोरियल। समझ गए, ये फॉर्मूला था, मैंने इस फॉर्मूले में लिख दिया, इसको लिख दिया। अब इसको भी लिखूंगा तो रेशो की जगह अभी रेशो ही बनाए रहते हैं। या चलो, अगर मैं रेशो की जगह पे, बल्कि रेशो की जगह रेशो बनाते हैं, अगली लाइन में हम चेंज कर लेंगे। फिर इसको चेंज करो भाई। अब क्या होगा, n+1 का फैक्टोरियल। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n+1 है, तो n की जगह पे डाल दो n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
क्या डालेंगे, एन माइनस का आर फैक्टोरियल। तो एन की जगह पे तो पहले आएगा एन प्लस वन, एन की वैल्यू एन प्लस वन थी यहाँ पे हमारे पास, और माइनस का आर, तो आर की वैल्यू क्या है, थ्री है, माइनस का थ्री फैक्टोरियल। समझ गए भाई, इज इक्वल्स टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बोला है बदल जाता है, जैसे डिवाइड में आ जाता है, 5/1। अब बोलोगे इसको क्यों नहीं बदला, तो इसको भी अभी बदलता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से बदलते हैं। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता 5/1, तो एक ही बात होती है, अलग अलग बात होती है, इसको मैं इस तरह से लिख देता, एक ही बात होती है ना, इसको भी इस तरह से लिख सकता था, एक ही बात होती, डिवाइड में जाता है नीचे, डिनोमिनेटर में जाता है, तो ठीक है, इसको मैं अभी इस तरह से बाद में लिखूंगा। चलो इसको ओपन करते हैं, पहले तो इसको ओपन किस तरह से करें, तो इसको ओपन मैं करता हूँ, चलो ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ n+2, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, यही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और इसको मैंने बदल दिया डिवाइड में, अभी आपको बराबर मैंने यहाँ पे करके दिखाया था कि किस तरह से इसको, ये रेशो को बदल दिया डिवाइड में। ठीक है, बदल सकते हैं ना, आपको भी बताया था मैंने, n+1 फैक्टोरियल, ये भी ऐसे ही रहा, और इसके बाद जो मेरे पास ये लिखा हुआ था ये बन गया n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ऐसे लिख दिया मैंने। और ये तो मेरे पास ओनली फाइव बन गए, क्योंकि डिनोमिनेटर में वन लिखा हुआ है, तो 5/1 फाइव ही होता है। ठीक है, अब क्या होगा, डिवाइड की साइन बदलती है मल्टीप्लाई में, तो n प्लस का 2 फैक्टोरियल, डिवाइड की साइन बदल गई। अच्छा, पहले तो ये तो ऐसे ही आ गया, डिवाइड की साइन बदलती है और मल्टीप्लाई में चेंज होती है और हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ये मेरे पास रेसिप्रोकल हो गया, ये ऊपर आ गया और ये नीचे चले गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास n+1 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और इसको मैं ओपन कर दूंगा, n+2, इसको ओपन कर रहा हूँ, तो n माइनस, सॉरी, किस तरह से ओपन होता था, n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो n होगा, अगला वाला होगा n में -1 होगा, फिर अगले वाले में होगा n में -2 होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 फैक्टोरियल लिखा होता है, तो पहले 6 आता था, फिर 6 में क्या होता था, -1 होता था, फिर 6 में होता था -2 होता था, तो ये क्या बनता था, 6 × 5 × 4, इसी तरह से वन चलता रहता था। अगर आपको यहाँ पे रोकना है तो आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो 4 फैक्टोरियल पे, ठीक है, वरना और चलाते रहो, एंड तक, वन तक चलाते रहो। समझ गए, तो याद रखना n में n-1 होता था, तो फर्स्ट वाला मेरे पास लिखा हुआ है n+2, तो अब क्या हो जाएगा, n+2 तो ऐसे ही आएगा, और अगले वाले में -1, तो इसको बस यहीं तक ही ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं तक ही ओपन कर रहा हूँ, बाकी डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड में तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, और ये आमने सामने इसके मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा डिवाइड में डाल के, कि मेरे पास डिवाइड में बच गया n+1 फैक्टोरियल बच गया, और ये भी खत्म हो गया, तो बस सामने सामने मल्टीप्लाई हो गया, सामने क्या बच गया था, वन बच गया था ना, तो वन मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी क्या बचा था, वन बचा था, तो वन इससे मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू 5। ठीक है भाई, अब और आगे करते हैं सॉल्व, n+2, यहाँ पे हो गया n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स, मतलब डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आएगा n+1 फैक्टोरियल। अब देखो, n+1 n+1 फैक्टोरियल सेम हो गया, ये दोनों प्लस माइनस हो गए ना, तो n+1 कैंसिल, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 5। अब क्या बच गया, खाली अब बच गया ओनली n+2, और बाकी ये तो खत्म हो गया, वन वन आ गया, तो n+2 वंस आर n+2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5, तो n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आती है, +2 हो रहा है तो वहाँ पे जाके हो जाएगा -2, और n की वैल्यू बाय चांस यहाँ पे भी मेरे पास बन रही है 3। ठीक है भाई, दिखने में ऐसा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है। अब करते हैं इसका पार्ट 6, जो कि है लास्ट पार्ट, तो चलो करते हैं। पार्ट 6 का क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा हुआ है n p4 रेशो n-1 p3 इज इक्वल्स टू n रेशो 1। ठीक है,
तो अगेन वैसे ही करेंगे, पहले तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस का आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, अगर आप इससे टैली करो तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ पूरा का पूरा ये लिख तक देता हूँ ना, तो यहाँ पे अगर आप इस पे चेक करते हो तो एन की वैल्यू तो एन ही है और आर की वैल्यू क्या है 4 है। तो याद रखना मैं अभी फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाली साइड लिखी हुई है ना लेफ्ट हैंड साइड, अब ये वाली साइड लिखूंगा, जाहिर सी बात है जो साइड लिखी हुई थी उसको नहीं लिखते ना। तो एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल की जगह एन फैक्टोरियल आएगा क्योंकि एन की वैल्यू एन ही है, एन माइनस 4 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, आप यहाँ से टैली कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है उसी के मुताबिक ये मैंने किया है। आगे रेशो आ गया, अब अगर आप इसको बदलते हो इसमें, तो चलो बदलते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू है n-1 और r की वैल्यू है 3, देख सकते हो आप। ठीक है, और अगर मैं इसका बनाऊं तो इसका कैसे बनेगा, इस फॉर्मूले में n की जगह पे आएगा n-1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा n-1 जो कि n की वैल्यू है। n की जगह पे क्या आएगा, n की जगह पे आएगा n-1। तो मैंने देखो यहाँ से टैली करो, मैंने ये डाला है n-1 n की जगह पे डाला है और उसके बाद लिखा हुआ है माइनस का r, तो माइनस डाला और r की वैल्यू हो गई 3 डाल दी। ठीक है, और फैक्टोरियल आगे ऐसे लिख दिया जैसे आता है, फॉर्मूला पुट कर दिया और यहाँ पे n रेशो 1 लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया n डिवाइडेड बाय 1। अब कैसे करेंगे, ये भी इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इसको ओपन कर दो, ओपन कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल टाइम्स ही रहने दो, बल्कि एन फैक्टोरियल को ओपन करते हैं हम कैसे, n-1 n-2 n-3 n-4, यहाँ तक ओपन कर दिया, बस काफ़ी है। बल्कि नहीं, इसको ओपन नहीं करते, रुको, मैंने कुछ और देख लिया, ये थोड़ा लेंदी हो जाता, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं क्या बदलता हूँ, मैं इस रेशियो को चेंज करता हूँ डिवाइड में, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, अभी मैं इसको बदल ही नहीं रहा। रेशो को चेंज कर दिया, डिवाइड में कर सकते हैं ना, जैसे कि 9:1 लिखा हुआ है तो मैं इसको 9 डिवाइडेड बाय 1 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि बदल के ऐसे ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया n-1 फैक्टोरियल और ये हो गया n-4 फैक्टोरियल। इस बार चेंज नहीं किया था कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समझ गए, वो लेंदी स्टेप हो जाता। तो अब क्या होगा, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज होती है और हो जाता है रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज हुई, n-4 का फैक्टोरियल यहाँ पे बन गया और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज कैसे कर रहा हूँ, पहले तो मेरे पास आएगा n-1, बल्कि नहीं, इसको नहीं चेंज करना, उसको चेंज करूंगा, इसको ऐसे ही रहने दो, n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करूंगा, ये इस एन फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूँ, इस एन फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे, एन लिखेंगे फिर n-1 लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइड में क्या डालूंगा, अच्छा यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, वन यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो एन फैक्टोरियल ही लिखूंगा ना, एन फैक्टोरियल की जगह पे मैंने ओपन कर दिया, क्या ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया, कर सकता हूँ ना ओपन, बिल्कुल कर सकता हूँ, डन। ये भी ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा, तो इसको तो मैं ओपन नहीं कर रहा और इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब देखो, इसको मैंने ओपन किया, कहाँ तक किया, यहाँ तक किया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ओनली एन बच गया, तो एन का आंसर मेरे पास आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।